हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं MEG 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर, जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि MEG 2 में कौन कौन से आपके ड्रामा हैं, क्योंकि आपका ब्रिटिश ड्रामा पेपर है। तो इसमें आपके पास फॉस्टेस है, ठीक है। फॉस्टेस है, आपके पास मर्डर इन द कैथेड्रल है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, हैमलेट है, अल्केमिस्ट, प्लेबॉय है, पिग्मेलियन है, लुक बैक इन एंगर एंड वेटिंग फॉर गोडो। इतने सारे ड्रामा हैं, इनमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे करके जाओ, क्योंकि सारे करना कोई स्मार्ट मूव नहीं है। पर फिर भी मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगी, चॉइस आपकी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करके जानी है, जो कि आपका स्मार्ट मूव होगा। जैसे कि अगर डॉक्टर फॉस्टेस और हैमलेट जो है, इसको ज़रूर करके जाना, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्लस इसमें फ़ायदा ये है कि जब भी आप डॉक्टर फॉस्टेस को कर रहे हो और हैमलेट के कर रहे हो, तो इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन अलग से देखने को मिलेंगे। अगर आप इन दोनों को छोड़ोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टेस और हैमलेट से आपको RTC मिलेगा, ठीक है। RTC या फिर आप बोलो एनोटेशन, कुछ भी बोल लो आप। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें आपका डॉक्टर फॉस्टेस और हैमलेट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। प्लस जो हमारा एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर हो सकता है या फिर किसी भी थीम के ऊपर लिखना होता है, उसमें आपको फॉस्टेस में से भी मिलता है, क्योंकि फॉस्टेस से आपको मेफिस्टोफेलिस का कैरेक्टर मिलता है। हैमलेट कर रहे हो तो हैमलेट से आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं गर्ट्रूड का कैरेक्टर मिलता है, या फिर आपको मिल जाएगा होरेशियो का कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया। प्लस जो आपका एक जनरल क्वेश्चन होता है, जो कि आपके सारे पेपरों में ही आता है, मतलब कि MEG 2 के हर एक पेपर में आपको एक जनरल क्वेश्चन मिलेगा। और उस जनरल क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दोनों जो आपके ड्रामा है, ट्रेजेडी है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जनरल क्वेश्चन कैसे आता है, आपका आता है कि जो आपका एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर मिलेगा, और वो 100% श्योर होता है कि आता ही आता है एक जनरल क्वेश्चन। और उस जनरल क्वेश्चन को करने के लिए आपको जिसका एग्जाम्पल देना है, वो कहीं ना कहीं आपके ये दो ही टेक्स्ट होते हैं, आपके फॉस्टेस और हैमलेट, ठीक है। इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, RTC भी मिल जाएगा, जनरल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जनरल क्वेश्चन को छोड़ने के बाद भी एक क्वेश्चन आपको होगा, जो आपको कहीं ना कहीं हैमलेट से मिलेगा या फिर फॉस्टेस से मिलेगा। मर्डर इन द कैथेड्रल में से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो है वो है आपके 4 टेम्पटर्स का, ठीक है। 4 टेम्पटर्स क्या क्या बोलते हैं। अल्केमिस्ट को मैं फिलहाल बोलूँगी कि होल्ड पे रखो, क्योंकि आपको इन टोटल कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, तो एक क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हैमलेट या फिर फॉस्टेस का जो टेक्स्ट के बेस पे होगा, एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो हो गए आपके 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको वेटिंग फॉर गोडो से ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मर्डर इन द कैथेड्रल लेके चलो आप, ठीक है। मर्डर इन द कैथेड्रल से आपको एक मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा वेटिंग फॉर गोडो से। वेटिंग फॉर गोडो से मिलने का रीज़न ये है कि वेटिंग फॉर जो गोडो है, ये टेक्स्ट कहीं ना कहीं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कहीं ना कहीं आपका चलता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर क्वेश्चन आए या ना आए, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वेटिंग फॉर गोडो पे ज़रूर आएगा। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, या तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, या फिर जो इसमें लकी का कैरेक्टर है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। तो वेटिंग फॉर गोडो जो है वो दोनों तरफ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे अगर आप उसको एक जनरल क्वेश्चन की तरह करो तभी भी, या फिर आप उसे एक जब शॉर्ट नोट का क्वेश्चन उसमें करो तभी भी। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, एक क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन हो गया, एक फॉस्टेस और हैमलेट से हो गया। हैमलेट और फॉस्टेस इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बोलूँगी कि दोनों में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से ही क्वेश्चन आए। कई बार होता है कि इन दोनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आता है, तभी भी 2 क्वेश्चन हो गए। वेटिंग फॉर गोडो आपका 3 क्वेश्चन हो गया। मर्डर इन द कैथेड्रल लेके चलो आप, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। आपको टोटल 4 ही करने होते हैं। एक आपका जो RTC एनोटेशन होगा वो तो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं होती है। तो ये आपका कुछ इतना सा पैटर्न है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे, ठीक है। हम करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि ज़रूरी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आए, अगर कोई और आ गया तो हम क्या करेंगे। तो देखो, लुक बैक इन एंगर को लेके चलो या फिर पिग्मेलियन को लेके चलो। पिग्मेलियन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिग्मेलियन में जो एलिजा का जो कैरेक्टर है, एलिजा डूलिटल का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके कैरेक्टर के ऊपर एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आपका आता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से आएगा ज़रूर। तो पिग्मेलियन को इसीलिए करना है क्योंकि पिग्मेलियन से शॉर्ट नोट आता है, पिग्मेलियन से आपका RTC आता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुक बैक इन एंगर जो है, उसकी समरी हार्ड नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि उसको बहुत अच्छे से करने की बजाय आप उसकी समरी पढ़ लो। एक बार समरी पढ़ लोगे तो कभी ऐसा अगर चांस हुआ कि पेपर में इन बाकी के क्वेश्चंस में से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक एटलीस्ट समरी पता है, जहाँ पे एक स्मार्ट मूव है, आपने समरी पढ़ रखी है, तो एटलीस्ट आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आपने समरी लिख दिया तभी भी। उसको छोड़ने के बाद मिडसमर नाइट्स ड्रीम की समरी लेके चलो, क्योंकि ये भी एक ईजी है,
ठीक है। ये एक एलिजाबेथन, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड की हमारी रोमांटिक कॉमेडी हो गई है। तो इसके जॉनरा के हिसाब से इसके लेके चलो कि अगर ये कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसकी एंडिंग जो होगी वो हमेशा मैरी मेकिंग से होगी, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अल्केमिस्ट जो है और प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन दोनों को मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से करो, पर हाँ समरी पढ़ लेना। समरी पढ़ने का लॉजिक बस इतना सा होता है कि आपको एक बेसिक आइडिया पता हो कि अगर पेपर में वो आ जाएगा तो आपको इतना पता हो, अगर चॉइस नहीं है आपके पास, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इतना पता हो कि क्या लिखना है। ऐसा ना हो कि एकदम ही ब्लैंक हो गए हो कि आपने सिर्फ 4 ही टेक्स्ट पढ़े हैं, 5 ही टेक्स्ट पढ़े हैं, बाकी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर हाँ, जो भी आपकी आरटीसी होती है वो आरटीसी आप लेके चलना कि आपका फॉस्टेस से और हैमलेट से आएगी। पेगमिलियन से आपकी आरटीसी आती है, वेटिंग फॉर गोडो तो नहीं बोलूँगी मैं, पेगमिलियन से आपको मिल जाएगी, अल्केमिस्ट से कभी कभार देखने को मिलती है। तो इतने कुछ जो आपके मेन टेक्स्ट है, जिसको भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज हम इसको रेस करके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो फॉस्टर्स की बात करते हैं। फॉस्टर्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है क्या, कि फॉस्टर्स जो है वो क्या है, एक स्टडी है किस चीज़ की, कॉन्फ्लिक्ट की। अब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जब आपने इसकी समरी पढ़ी आपने देखा कि फॉस्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं वो जो उसका एक उसके दिमाग में, एक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि वो करे या ना करे, वो मैजिक को करे या ना करे, वो अपनी सोल को अपनी सोल जो है वो जिसे बेचना चाह रहा था वो उसे करे या ना करे, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे या ना करे। तो गुड एंजल और बैड एंजल का कॉन्सेप्ट वो है, वो कॉन्फ्लिक्ट को ही शो कर रहा है, क्रिश्चियन फेथ को शो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपना जनरल क्वेश्चन करोगे वहाँ पे आपका ये वाला जो फॉस्टर्स वाला टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉस्टर्स को आपको बताना है कि वो ट्रेजेडी है किसकी, एस्पिरेशनल रेनेसा मैन की। रेनेसा मैन उस टाइम पे किस तरीके से, एक तरीके से जब हम बात करते हो फॉस्टर्स की तो उस टाइम पे रेनेसा चल रहा था और रेनेसा की वजह से ह्यूमनिज्म आया था। ठीक है, इटली से होते हुए वो हमारी इंग्लैंड में, यूरोप में हर जगह फैल गया था। तो ह्यूमनिज्म क्या बात करता है कि ह्यूमन जो है वो सेंटर में है, गॉड सेंटर में नहीं है। ह्यूमन हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहा था, तो उसकी जितनी भी इंस्पिरेशन है वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके माइंडसेट क्या है, तो उस चीज़ को लेके एक ट्रेजेडी की तरह वर्क कर रहा है, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फॉस्टर्स के ऊपर क्या आता है, या तो बताना है कि ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म, वो फिर से वही चीज़ हो गई कि आपको ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बताना है। क्वेश्चन बार बार एक ही आता है कुछ भी हो, जैसे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी ऑफ फॉस्टर्स, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसी को रिपीट कर दिया है। कॉन्फ्लिक्ट की जगह स्प्लिट पर्सनैलिटी लिख दी है कि उसके अंदर भी 2 तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो वो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। मैंने जैसे बोला था कि फॉस्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मेफिस्टोफेलिस का कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आता है। फॉस्टर्स से यही कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उसको छोड़ के आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस इनकी थोड़ी बहुत समरी पढ़ लो, कौन कौन से आइडियाज़ लिखने हैं वो पढ़ लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैमलेट इंपॉर्टेंट है, तो हैमलेट में से क्या क्या आता है। हैमलेट में जो सॉलिलोक्वी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो जो खुद से बातें कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल वे को दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट चल रहा है उसको दिखा रहा होता है। रिवेंज का मोटिव है हैमलेट में, वो दिखाना है। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं, आरटीसी आपका एनोटेशन आ रखा है। अब नहीं आता क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है, पहले बहुत आता था टू बी और नॉट टू बी। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखो एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स का आया था। इसमें टू बी और नॉट टू बी अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन से मिक्स होके जाएगा जो आपका सॉलिलोक्वी है, क्योंकि टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये भी वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, ऑडियंस उसके इंटरनल माइंड को सुन रही होती है उस टाइम पे। और यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, वो जो एक एक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। जो हैमलेट है वो मेनली किस चीज़ की ट्रेजेडी है, हैमलेट है, हैमलेट जो इनएक्टिविटी है, वो काम नहीं कर पा रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो करे या ना करे, उस चीज़ की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, लाइफ एंड डेथ की यहाँ पे बात कर रहा है। हैमलेट का फिर से देखो, फिर से वही आएगा, सॉलिलोक्वी जो अपने आप से बातें कर रहा है, एक ट्रैजिक फ्लॉ है उसका। ठीक है, ट्रैजिक फ्लॉ क्या होता है, कोई भी जो भी ट्रेजेडी है उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रैजिक फ्लॉ होगा। जो भी हमारा हीरो होगा वो होगा बहुत अच्छा, लेकिन क्या होगा उसमें एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस उसके अंदर कोई ना कोई एक कमी हो सकती है, उस कमी की वजह से उसका फॉल होगा। एक जब आप बात करते हो ट्रेजेडी की तो कैसा चलता है, ऐसे चलती है और फिर ऐसे डाउनफॉल का स्टार्ट हो जाता है। उसका जो एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से होता है कि एक बार उसका जो ऊपर चलने का टाइम चल रहा होता है, सडनली उसका डाउनफॉल होता है उसकी खुद की गलती की वजह से, जो कि इसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें मर्डर इन द कैथेड्रल, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है और सारी टेक्स्ट को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है डिटेल में। कुछ को अच्छे से पढ़ के चलो, कुछ की सिर्फ समरी पढ़ के चलो, इसी तरीके से आपका काम हो जाएगा। मर्डर इन द कैथेड्रल इंपॉर्टेंट है। देखो मर्डर इन द कैथेड्रल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन किस पे आता है, वही 2-3 चीज़ों पे आता है। या तो कोरस पे आएगा, ठीक है, कोरस का रोल क्या है, या फिर आएगा आपका टेम्पटर्स पर, क्योंकि टेम्पटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पटर्स ने आके कहीं ना कहीं जो हमारा मर्डर इन द कैथेड्रल में मेन कैरेक्टर है उसको किस तरीके से 4 अलग अलग आइडियाज़ दिए थे कि वो इसको भी चूज़ कर सकता है, उसको भी चूज़ कर सकता है, या फिर वो ग्लोरी को चूज़ कर सकता है, अलायंस को चूज़ कर सकता है। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अटैम्प्ट करने आए होते हैं, उसको दिखाता है। सिग्निफिकेंस पूछ रखा 4th टेम्पटर का, ठीक है। तो टेम्पटर्स का रोल करना है, रोल ऑफ कोरस। ये 4 साल के पेपर है, 4 साल के पेपर में वही 1-2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है मर्डर इन द कैथेड्रल में। मतलब कि मर्डर इन द कैथेड्रल में से वही 2 क्वेश्चन आएंगे, तो कोरस के ऊपर आएगा या फिर टेम्पटर्स के ऊपर आएगा। लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर में अगर समरी पढ़ रहे हो, समरी में आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो बुर्जुआसी क्लास को दिखा रहा है, क्लास स्ट्रगल को दिखा रहा है। जेंडर इसलिए क्योंकि आपने देखा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, उसकी वाइफ जो है वो आयन कर रही होती है कपड़ों को, तो वहाँ पे आपने देखा कि जेंडर यहाँ से दिख रहा है। क्लास स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। वो किस अपार्टमेंट में है, उस अपार्टमेंट का जिस तरीके से एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रोमांटिक एंड मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताना है जिमी के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने के लिए। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे को बस याद दिला देना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगी इसका पूरा पूरा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बुक में ज़्यादा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मेरे को बस याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊँ मुझे कमेंट कर देना कहीं पे भी, किसी भी वीडियो के नीचे, ताकि मुझे ध्यान आ जाए। उसके बाद लुक बैक इन एंगर कैसे काम करता है, डिस्कशन ऑफ क्लास एंड जेंडर, फिर से वही क्वेश्चन आएगा। टाइटल के ऊपर आपको बताना है लुक बैक इन एंगर का। देखो इसमें फिर जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बोला ना कि इसकी समरी पढ़ के चलना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ट्रिकी होते हैं, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टेक्स्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। आप समरी लिखोगे, समरी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को मोल्ड करोगे, आपका काम हो जाएगा। रिलेशनशिप बताना है जिमी और एलिसन का, तो ये फिर से कहीं ना कहीं जेंडर की ही बात करेगा, क्योंकि उनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से जेंडर बायस है। एक तरीके से जो जिमी है उसके पास ज़्यादा पावर है, उसमें आप देखते हो। अल्केमिस्ट की अगर हम बात करें तो अल्केमिस्ट में, क्योंकि अल्केमिस्ट एक कॉमेडी है, तो कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर है, इवेंट है, ये आपको बताना है। या फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है, किस तरीके से उसको डिवाइड कर रखा है, स्टेज प्ले जो है वो डिवाइड कर रखा है अलग अलग सेक्शन में, एक्ट में हम उसको बोल सकते हैं। या फिर प्रेजेंटेशन है जैकोबियन सोसाइटी का, जैकोबियन सोसाइटी जो है वो करप्ट हो चुकी थी उस टाइम पे, तो उसको किस तरीके से अल्केमिस्ट जो है वो पोर्ट्रेट कर रहा है। बेन जॉनसन की पोइट्री, जो पोइट्री नहीं, ड्रामा पोर्ट्रेट कर रहा है। एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। क्लासिकल ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो थीम्स है, आइडियाज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आप क्लासिकल के साथ अलायंस कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही ले रहे हो। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे। अगर हम फटाफट से एक बार देखें तो फॉस्टिस में से वही 4-5 क्वेश्चन है, उसे कर लेना। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में 2-3 क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक क्वेश्चन आता है, या तो आपका प्ले विद इन द प्ले का आ जाएगा, या फिर आपका जो जो मैकेनिकल है, जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। उसको छोड़ के कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। या फिर पूछ लेंगे कि रोमांटिक कॉमेडी कैसे है, आपको वो बताना है। और ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो कि आपको पता होने चाहिए आपके पेपर को डील करने के लिए। तो आई थिंक इतना बहुत हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आपकी जनरल क्वेश्चन के ऊपर, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो में ही, मतलब टॉपिक जो है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊँगी, जो आप नोट डाउन कर लेना अपने आप अपनी कॉपी में, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है जो आता ज़रूर है, और वो इतना इजी है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप उसको ज़रूर करोगे। बाकी के क्वेश्चन बेशक आप छोड़ दो, पर उसको ज़रूर करके आओगे। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि जनरल क्वेश्चन से होगी। एंड या बाय बाय।